आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। त्रिशा शर्मा का केस जो है वो इस समय बड़ी चर्चा में है, और चर्चा के होने का कारण ये है कि कम से कम एक एंकर ने तो उसको मीडिया ट्रायल के रूप में उठा लिया है। वैसे हमारे यहाँ त्रिशा शर्मा जैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विशेषकर से त्रिशा शर्मा का केस इतनी चर्चा में आना संभवतः इसलिए भी है क्योंकि उसकी जो मदर इन लॉ है, सास है, वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं। जो केस है वो अपने आप में गंभीर है, बहुत सारे प्रश्न उठाता है। किस प्रकार से एक युवती, वो जो काफ़ी कुछ जीवन में कर सकती थी, वो एक निर्णय लेती है विवाह बंधन में बंधने का। विवाह बंधन में बंधने के बाद में वो जब जाती है अपने ससुराल, वहाँ उसके साथ में कुछ अत्याचार होती है, मारपीट होती है, जिसके कारण वो पुनः वापस चली आती है अपने घर पे, और घर पे अपने मायके आ जाती है, और उसके बाद से फिर समझौता होता है। समझौते में ये एक्सप्रेस प्रॉमिस होती है कि मारपीट नहीं होगी। उसके बाद फिर वो वापस जाती है, और वापस जाने के बाद में फिर क्या होता है, जिसके कारण वो, जैसा कि पुलिस कह रही है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने के लिए जो एक अपराध होता है, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, तो वो तो लगेगा। वो लगेगा, इसलिए भी लगेगा क्योंकि अभी 7 वर्ष नहीं हुए हैं विवाह के। तो जब 7 वर्ष विवाह के नहीं होते हैं तो वो तो ऑटोमैटिकली लगता है 498 ए। और उसमें जो जो आपका प्रूफ़, जो बर्डन ऑफ प्रूफ़ है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ़ भी शिफ्ट हो जाता है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर नहीं है। प्रोसिक्यूशन को यह सिद्ध नहीं करना है कि ये अपराध हुआ, बल्कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो ये सिद्ध करेगा कि उसने आरोप नहीं किया। रिबटेबल बर्डन ऑफ प्रूफ़ शिफ्ट होता है, रिबटेबल होता है, उसको आप रिबट कर सकते हैं। और इस प्रकार के प्रावधान हैं। अन्य भी कम से कम जो महिला केंद्रित जो कई सारे जो हैं आपके कानून, उनमें ये आता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है, पॉक्सो में भी होता है, और आपके एससी-एसटी एक्ट में, एससी-एसटी एक्ट तो बहुत ही, एक कह सकते हैं कि एक नितांत क्रूर और अमानवीय एक कानून है, जिसमें आपको झूठी एफआईआर लिखने पे कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन झूठी एफआईआर लिख के लिखवा के, और आप जो है वो पैसे ज़रूर ले सकते हैं। उसमें इंसेंटिव अवश्य होता है कि किसी तरह से आप उसको, यदि आपने एफआईआर लिखवा दी है, एफआईआर लिखवाई है तो 25% मिल जाएगा, और चार्जशीट हो जाती है तो अ, आपके 75% तक मिल जाता है। उसके बाद छूट जाए तो वो पैसा वापस भी नहीं करना पड़ता। अब अवश्य ऐसा है कि सरकारें सरकारें और कोर्ट इसको गंभीरता से लेने लगे हैं, और जहाँ पर इस प्रकार की झूठी जो एफआईआर्स इत्यादि करवाई जा रही हैं, कम से कम एससी-एसटी एक्ट में उसमें कार्रवाई होती है।
कार्रवाई होती है, कई लोग जेल भी गए हैं और उनसे पैसे की रिकवरी भी हुई है। लेकिन महिलाओं की ओर से जो झूठे केसेस लिखवाए जाते हैं, विशेषकर से दहेज प्रताड़ना के। देखिए, एक एक होती है दहेज हत्या बहुत कम होती है और जो टोटल केसेस आते हैं दहेज प्रताड़ना के, उसमें हत्याओं की संख्या जो है वो आधे प्रतिशत भी नहीं होती। और दहेज प्रताड़ना के जो केसेस आते हैं उसमें से 90% से अधिक जो होते हैं वो झूठे निकलते हैं, उनमें कन्विक्शन नहीं होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति उसमें फँसता है उसकी ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद हो जाती है। अब मुझे तुषार शर्मा के केस के बारे में चर्चा हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से आपत्ति ज़रूर है, निश्चित रूप से आपत्ति है कि अभी कुछ दिन पहले एक जज दिल्ली के ही दिल्ली जुडिशरी में एक जज थे अमन कुमार शर्मा। तो अमन कुमार शर्मा से उनकी पत्नी और साली मिलके उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने फांसी लगा ली। पत्नी कोई सामान्य महिला नहीं थी, स्वयं एक जुडिशियल ऑफिसर थी और साली जो थी वो तो और भी बड़े पद पर थी, वो तो आईएएस ऑफिसर थी जम्मू कश्मीर कैडर की। लेकिन हमारा मीडिया जो है, उस पर बिल्कुल चुप क्यों रहा भई? और इस महिला ने जब अलवर का रहने वाला था ये अमन कुमार शर्मा और जो भी हमने अखबारों में पढ़ा है और सब पढ़ा है कि सभी लोग कहते थे कि बड़ा ही संयमित और बड़े ही अच्छे व्यवहार का व्यक्ति था और शांत प्रकृति का था, ऐसा भी लोग कहते हैं। उसके पिताजी जब आए उसकी कॉल पे जब उसने कहा कि साहब कि मेरी तो अब जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और मैं इस विवाह से इतना प्रताड़ित हूँ कि मुझे तो लगता है कि जैसे मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो उसने अपने पिताजी को फ़ोन करके कहा। तो पिताजी उसके आए। तो जब वो आए तो उनको घर में घुसने नहीं दिया। उनको उसकी पत्नी ने घर में घुसने नहीं दिया, धमकी दी कि अगर घर में घुसे तो तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर लिखवा दूँगी। यानी एफआईआर लिखवाना तो ऐसा हो गया है कि जैसे कोई भी महिला जो है वो कोई भी झूठा आरोप लेके और किसी भी भद्र पुरुष के विरुद्ध एफआईआर लिखवा सकती है और एफआईआर लिखवाने के बाद में फिर ये कर्तव्य हो जाता है पुलिस का कि भाई जिसके विरुद्ध एफआईआर लिखवाई गई है उसको तो गिरफ्तार तो करना ही करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं कोई तुषार शर्मा के केस में कोई अन्यथा बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल उन लोगों का दोहरा चरित्र उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो तुषार शर्मा का केस तो उठाते हैं। लेकिन अमन कुमार शर्मा के केस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द उनके मुँह से नहीं निकलता, एक सिंगल एपिसोड नहीं करते और यहाँ 10 दिन से मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके मीडिया ट्रायल के कारण ही जो समर्थ सिंह है, जो पति है तुषा का, उसने आत्मसमर्पण किया। अब आत्मसमर्पण तो बड़े-बड़े केसेस में बड़े-बड़े लोग करते हैं, किन कारणों से करते हैं? उनकी तो अगर विवेचना करने जाएँगे तो पता नहीं कितने कारण निकलेंगे, लेकिन ठीक है, उन्हें अपनी पीठ थपथपानी है, उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ानी है, जो भी करना है वो कह रहे हैं कि साहब कि उनके मीडिया ट्रायल की वजह से ये हुआ। तो ये बताओ मिस्टर सेलिब्रिटी एंकर कि अमन कुमार शर्मा के बारे में आपने एक भी एपिसोड क्यों नहीं किया? अमन कुमार शर्मा एक साधारण परिवार का लड़का अपनी मेहनत से जुडिशियल ऑफिसर बना, उसकी गलती ये हो गई कि उसने एक जुडिशियल ऑफिसर से ही शादी कर ली और उस जुडिशियल ऑफिसर ने इसको सीधे व्यक्ति को एक तरह से टॉर्चर करना आरंभ कर दिया, जिस टॉर्चर को और उसमें उसकी जो साली थी, जो आईएएस ऑफिसर थी, वो पूरी तरह से इसमें सम्मिलित हो गई और सम्मिलित मिलके दोनों ने उसका जीना हराम कर दिया और इतना हराम कर दिया जीना कि अपने पिताजी को बुलाया तो पिताजी को मिलने नहीं दिया और वो व्यथित होके उसने वहीं जब पिताजी बाहर खड़े थे तभी उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली।
उसमें तो अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई, अभी तो पूछताछ ही चल रही है। तो मिस्टर सेलिब्रिटी एंकर, ये बताओ, अमन कुमार शर्मा का जो केस है वो त्रिशा शर्मा के केस से अलग कैसे है? क्या आप भी मार्क्सिस्ट की तरह इंटरसेक्शनैलिटी के शिकार हो? इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि भाई जो कल्चरल मार्क्सिस्ट वगैरह हैं और ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वगैरह हैं, इन्होंने मिल के एक सीमा रेखा बना दी है, इन्होंने एक ऐसे खांचे बना दिए हैं जिसमें उन खांचों में कुछ लोग जो हैं वो दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण या किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं कर सकते। उनके ऊपर केवल ऑपरेशन हो सकता है। ये इंटरसेक्शनैलिटी का सिद्धांत है। इसमें इंटरसेक्ट होते हैं अलग-अलग जो आपके लेयर्स हैं वो, और उसके हिसाब से होता है। जैसे यदि एक पुरुष और नारी के बीच में यदि कोई अ, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो भले ही नारी कर रही हो, लेकिन उसमें सदैव दोषी जो है वो पुरुष ही होगा। ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। कोई मुसलमान है और कोई गैर मुसलमान है, उसमें यदि किसी भी प्रकार का तनाव होता है, किसी प्रकार का तनाज़ा होता है, तो उसमें जो दोषी है वो पुरुष ही होगा, उसमें जो है वो गैर मुस्लिम ही होगा। एक बड़ा रोचक किस्सा इसका आता है कि मुझे ध्यान आया, एक किस्सा आया कि एक महिला थी, लखनऊ का किस्सा है। एक महिला थी, वो अपना जो सिग्नल है उसको तोड़ के और टैक्सी के सामने से निकल गई। टैक्सी कहीं हल्की सी टच हो गई, हल्की सी टच हो गई। तो उसने वहाँ पे बवंडर काट दिया और टैक्सी वाले को निकाल के और टैक्सी वाले की पिटाई भी कर दी। और अगले दिन ये बड़ी सुर्खियों में छपी, लोगों ने महिला का पक्ष लिया। बाद में पता चला कि जिसकी पिटाई की थी वो मुसलमान था। और साहब बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि साहब ये इंटरसेक्शनैलिटी का जो सिद्धांत है, उसके अनुसार यदि कोई महिला, वो इंटरसेक्शनैलिटी के सिद्धांत में एक स्वाभाविक पीड़िता है, लेकिन माइनॉरिटी भी स्वाभाविक पीड़ित है। तो एक पीड़िता ने एक पीड़ित के ऊपर उससे लड़ाई कर ली, अब इनमें से दोनों में से पीड़ित कौन होगा? तो मैंने वही पूछा, भई सबसे जल्दी से बताओ, आपके इंटरसेक्शनैलिटी के एक्सपर्ट्स, कौन होगा इसमें? तो फटाफट जो है वो उसको पूरी चीज़ को दबा दिया गया। यही यहाँ पर हो रहा है कि त्रिशा शर्मा के बारे में तो खूब बात करेंगे, लेकिन अमन कुमार शर्मा के बारे में कोई बात नहीं होगी। त्रिशा शर्मा को निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी अत्याचार किया है, जिसने भी हिंसा की है, जिसने भी उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, जो भी न्याय सम्मत जो भी उसको दंड मिलना है, वो मिलना चाहिए। लेकिन भाई अमन कुमार शर्मा के साथ जो हुआ है, उसमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? यहाँ मार्क्सिस्ट फिलॉसफी लगेगी। मिस्टर सेलिब्रिटी एंकर, ये प्रश्न आपसे है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।